मानव सभ्यता की कहानी असल में हमारे पर्यावरण से गहराई से जुड़ी हुई है। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे मानवता ने शुरुआत से लेकर आज तक सीधे पृथ्वी से संसाधनों और संपदा को निकाला है। केवल जीवित रहने के शुरुआती संघर्ष से लेकर आज के इन विशाल आधुनिक उद्योगों तक का ये सफर कैसे तय हुआ। आइए इस पूरी विकास यात्रा को गहराई से समझते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि हम किन विषयों पर बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे प्राथमिक गतिविधियों की नींव से, फिर प्रारंभिक उत्तरजीविता, पशुचारण के बदलते रूप, दुनिया भर का कृषि परिदृश्य, संगठित कृषि और अंत में संपदा की खुदाई यानी वैश्विक खनन के विकास को देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी नींव की यानी प्राथमिक गतिविधियों के बारे में। सोचिए, प्राथमिक गतिविधियां आखिर हैं क्या? ये वो सारे काम हैं जहां हम सीधे प्रकृति से संसाधन लेते हैं, चाहे वो खेती करना हो, मछली पकड़ना हो या जंगलों से लकड़ी काटना। और यहाँ एक बड़ा दिलचस्प शब्द आता है, रेड कॉलर श्रमिक। इन्हें ये नाम क्यों मिला? क्योंकि इनका ज्यादातर काम घर की चारदीवारी से बाहर, खुले आसमान के नीचे और प्राकृतिक माहौल में होता है। सच कहूं तो यही हमारी पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था का असली आधार है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, बात करते हैं प्रारंभिक उत्तरजीविता की, जब शिकार और संग्रहण ही सब कुछ हुआ करता था। भोजन और अपनी जरूरतों के लिए कंद मूल इकट्ठा करना यानी संग्रहण हमारे इतिहास की सबसे पुरानी आर्थिक गतिविधि है। और हैरानी की बात यह है कि आज भी दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल और कठोर इलाकों में ये काम होता है। उत्तरी कनाडा की जमा देने वाली ठंड हो या फिर अमेज़न बेसिन के घने जंगल, इस आदिम काम में ना तो कोई खास पूंजी लगती है और ना ही कोई सरप्लस या अतिरिक्त उत्पादन होता है। मतलब यहाँ बस उतना ही जुटाया जाता है जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। आदिम काल का ये साधारण सा लगने वाला संग्रहण अब एक आधुनिक और व्यावसायिक उद्यम बन चुका है। आज की जो विशाल कॉस्मेटिक, दवा और फूड इंडस्ट्रीज हैं, वो इन्हीं जंगलों से आने वाले कच्चे माल पर काफी निर्भर हैं। पेड़ों की छाल से कुन्नैर निकाली जा रही है, पत्तियों से पेय और दवाएं बन रही हैं। एक बड़ा ही रोचक तथ्य बताऊं, च्युइंगम का स्वाद खत्म होने के बाद जो हिस्सा बच जाता है उसे चिकल कहते हैं, और ये जपोटा नाम के पेड़ के रस से निकाला जाता है ना कमाल की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पशुचारण की तरफ और देखते हैं कि ये सिर्फ जीवन निर्वाह से कमर्शियल कैसे बन गया। इंसानों द्वारा जानवरों को पालतू बनाना हमारे आर्थिक विकास की एक बहुत बड़ी छलांग थी। चलवासी पशुचारण में चरवाहे अपने भोजन, कपड़े, आश्रय और परिवहन सब कुछ के लिए पूरी तरह से जानवरों पर निर्भर होते हैं। और कौन सा जानवर पाला जाएगा, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस भौगोलिक इलाके में हैं। जैसे एंडीज और तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों में याक दिखेंगे, आर्कटिक के बर्फीले इलाकों में रेंडियर और रेगिस्तान में ऊंट और भेड़ें। अब इस घुमंतू जीवन शैली का एक बहुत ही सेट और व्यवस्थित चक्र होता है, जिसे ऋतु प्रवास या ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, हिमालय में रहने वाले गुज्जर और बकरवाल समुदायों को ही ले लीजिए। ये मौसम के हिसाब से यात्रा करते हैं। गर्मियां आते ही बर्फ पे घलने लगती है तो ये मैदानों से ऊंचे पहाड़ी चारागाहों की ओर निकल पड़ते हैं, और जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी होने लगती है, ये अपने जानवरों के साथ वापस नीचे मैदानों में लौट आते हैं, बिल्कुल एक प्राकृतिक घड़ी की तरह। लेकिन पशुचारण का मतलब सिर्फ घुमंतू जीवन नहीं है। अगर हम आदिम तरीकों और पश्चिमी संस्कृति से जुड़ी आधुनिक प्रणाली की तुलना करें तो जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। एक तरफ हमारे पारंपरिक चरवाहे हैं जो मौसम के साथ घूमते हैं और राजनीतिक सीमाओं के कारण अब उनका दायरा सिकुड़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना या अमेरिका के विशाल रेंज हैं। यहाँ भारी पूंजी लगती है, वैज्ञानिक तरीके से सिर्फ एक ही प्रकार के जानवर को पाला जाता है और सब कुछ सीधे विश्व बाजार के लिए तैयार किया जाता है। अब आते हैं उस गतिविधि पर जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा बदला है, वैश्विक कृषि परिदृश्य। सबसे पहले बात करते हैं निर्वाह कृषि यानी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की। अगर इसे बहुत आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि खेतों में जो कुछ भी उगाया जाता है उसे वो स्थानीय समुदाय खुद ही इस्तेमाल कर लेता है। बाजार में बेचने के लिए कुछ खास बचता ही नहीं है। ये पूरी व्यवस्था वहाँ के स्थानीय भूगोल और पर्यावरण की सीमाओं के भीतर ही काम करती है। निर्वाह कृषि के भी दो मुख्य रूप होते हैं। पहली है आदिम कृषि, जिसे अक्सर काटो और जलाओ भी कहते हैं। यह आमतौर पर उष्णकटिबंधीय जंगलों की जनजातियां करती हैं।
दूसरी है गहन निर्वाह कृषि। अब सोचिए मानसूनी एशिया के घनी आबादी वाले इलाकों के बारे में, जहां जमीन कम है और लोग ज्यादा। ऐसे में जमीन के एक एक इंच का अत्यधिक उपयोग करना पड़ता है। खेत बहुत छोटे होते हैं, सारा काम हाथों से होता है। नतीजा ये होता है कि जमीन के हिसाब से तो पैदावार बहुत होती है, लेकिन प्रति किसान उत्पादकता काफी कम रह जाती है। लेकिन जब खेती व्यावसायिक यानी कमर्शियल हो जाती है तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। विकसित देशों के विशाल अर्धशुष्क मैदानों में भारी मशीनों से विस्तृत वाणिज्यिक अनाज खेती होती है, जिसमें गेहूं और मक्का प्रमुख हैं। मिश्रित कृषि में फसलों और जानवरों दोनों को बराबर अहमियत दी जाती है। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग है, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा और पशुओं की शानदार मेडिकल देखभाल चाहिए होती है। यूरोप की सर्दियों की मांग पूरी करने के लिए भूमध्य सागरीय कृषि होती है, जो अपने बेहतरीन अंगूर और जैतून के लिए मशहूर है। और एक बहुत ही दिलचस्प कंसेप्ट है बाजार बागवानी या ट्रक फार्मिंग। ये शहरों के बिल्कुल पास होती है और इसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि खेत से बाजार की दूरी उतनी ही होती है जितनी एक ट्रक रात भर में तय करके ताज़ी सब्जियां सुबह सुबह लोगों तक पहुंचा सके। इसी कड़ी में आते हैं रोपण कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसका इतिहास सीधे तौर पर उपनिवेशवाद से जुड़ा है। यूरोपीय देशों ने मुनाफे के लिए उष्णकटिबंधीय इलाकों में चाय, कॉफी और रबर जैसी फसलों के विशाल एस्टेट स्थापित किए। भारत और श्रीलंका के चाय बागान हो या पश्चिम अफ्रीका के कोको एस्टेट्स, इन सब में भारी निवेश, वैज्ञानिक तरीकों और बहुत सारे सस्ते श्रम की जरूरत थी ताकि उत्पादन सीधे कारखानों और विश्व बाजार तक पहुंच सके। आइए अब चर्चा करते हैं विशिष्ट और संगठित कृषि की। देखिए, खेती में सिर्फ जलवायु ही सब कुछ नहीं होती, राजनैतिक संगठन भी बहुत मायने रखता है। अलग अलग व्यवस्थाओं ने खेती को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग मॉडल अपनाए। पश्चिमी यूरोप, खासकर डेनमार्क का उदाहरण बहुत शानदार है, जहां किसानों ने अपनी मर्जी से साथ आकर सहकारी या कोऑपरेटिव समितियां बनाई। यहाँ जमीन किसान की ही रहती है, बस वे संसाधन जुटाने के लिए मिलकर काम करते हैं। इसके बिल्कुल उलट सोवियत संघ में सामूहिक कृषि या कोलखोज मॉडल आया। वहां जमीन और संसाधनों पर पूरे समाज का स्वामित्व होता था और सब लोग सामूहिक रूप से काम करते थे। दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं। और अब इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, संपदा की खुदाई यानी वैश्विक खनन। धरती के नीचे छुपे खजाने की बात करें तो जरा इस टाइमलाइन को देखिए। प्राचीन काल में इंसान तांबे या लोहे का इस्तेमाल सिर्फ हथियार या बर्तन बनाने के लिए करता था, लेकिन खनन के काम में असली और सबसे बड़ी क्रांति तब आई जब औद्योगिक क्रांति हुई। उसी दौरान ऊर्जा और धातुओं की वो भारी वैश्विक मांग शुरू हुई जो आज तक हमारी इस आधुनिक दुनिया को चला रही है। पर एक बात समझने वाली है, जमीन के नीचे कोई खनिज मिल जाना ही काफी नहीं होता। उसे निकालना फायदेमंद होगा या नहीं, ये कई चीजों पर निर्भर करता है। भंडार कितना बड़ा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, और सबसे जरूरी बात, क्या हमारे पास उसे निकालने के लिए सही तकनीक, पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर खदान तक पहुंचने और उसे निकालने का खर्च उस खनिज की बाजार कीमत से ही ज्यादा हो जाए, तो फिर उस खनन का कोई आर्थिक फायदा नहीं रह जाता। खनिजों को निकालने के मुख्य रूप से दो तरीके हैं। अगर खनिज सतह के बिल्कुल पास है तो ओपन कास्ट यानी धरातलीय खनन होता है, जो सस्ता और काफ़ी हद तक सुरक्षित माना जाता है। लेकिन अगर खनिज धरती की गहरी खाइयों में है तो शाफ्ट खनन का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये सच में बहुत ही खर्चीला और जोखिम भरा काम है। इसमें गहरे लंबवत शाफ्ट और लिफ्ट का इस्तेमाल होता है, जहां जहरीली गैसों के रिसाव, आग लगने या अचानक बाढ़ आ जाने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इन्हीं भारी जोखिमों और बढ़ती लागतों की वजह से आज दुनिया एक बड़ा भू-राजनीतिक बदलाव देख रही है। विकसित देश अब बढ़ती श्रम लागत और कड़े सुरक्षा नियमों के चलते खनन से पीछे हट रहे हैं, और इसका नतीजा अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के विकासशील देश अब वैश्विक खनन के नए और महत्वपूर्ण सेंटर बन रहे हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब सिर्फ खनिजों के निर्यात पर टिका हुआ है। तो हमने जंगलों में कंद मूल इकट्ठा करने वाले आदिम मानव से लेकर धरती का सीना चीरकर खनिज निकालने वाली विशाल मशीनों तक का एक लंबा सफर तय किया। लेकिन जाते जाते ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। दुनिया की आबादी और हमारी ज़रूरतें लगातार बढ़ रही हैं,
पर इस पृथ्वी के संसाधन तो सीमित है ना? क्या हमारी ये प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां ऐसे ही हमेशा चलती रह सकती हैं, या फिर हमें संसाधन जुटाने के तरीकों में किसी बहुत बड़े और क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि यही अंततः मानवता के भविष्य की दिशा तय करेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।